नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। आज संयोग है, मैं दिल्ली में हूं, अजीत जी रांची में हैं, लेकिन हम लोग चर्चा बिहार की करते रहते हैं। और देखिए, जब चर्चा करते हैं तो समय समय पर हम बिहार के लोगों का मूड भी भांपते रहते हैं, लोगों से सवाल पूछते रहते हैं, उनकी प्रतिक्रियाओं को जानते रहते हैं। तो पिछले दिनों हमने इधर के दिनों में यह देखा भी कि बिहार में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वह मेंबरशिप ड्राइव चला रही है, सदस्यता अभियान चला रही है कि हमारी पार्टी के साथ जुड़िए। कुछ पार्टियां मिस्ड कॉल अलर्ट के माध्यम से सदस्य बना रही हैं और कुछ सहमति पत्र आरजेडी ट्रेडिशनल तरीकों पर विश्वास कर रहे हैं। तो हमने पिछले दिनों लाइव सिटीज के कई पेजेस के माध्यम से और अपने ट्विटर हैंडल से भी, एक्स हैंडल से भी, हमने बिहार के लोगों से एक सवाल पूछा था कि आप बिहार की किस पार्टी के सदस्य बनना चाहें। और देखिए अजीत जी, जो जवाब आया है वह चौंकाने वाला है। यूट्यूब, फेसबुक और एक्स हैंडल के नतीजे अलग अलग हैं। विकल्प की सीमितता के कारण हमने कहीं कुछ विकल्प कम भी रखे थे। जैसे देखिए, हमने अपने एक्स हैंडल पर, जो मेरा पर्सनल एक्स हैंडल है, उस पे जब हमने लोगों से पूछा कि बिहार में सभी पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है, इनमें से आप किस पार्टी के सदस्य बनना चाहेंगे, कुल 9,549 मत हुए, जिनमें राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य बनने वाले लोग 25%, भारतीय जनता पार्टी 13%, जनता दल यूनाइटेड 5% और जन सुराज 57%, 57, मतलब जनसुराज आ गए। और देखिए, कुल पेजेस पर करीब 2.25 लाख लोगों ने मत दिए हैं। हम अलग अलग पेज के नतीजे बताते जा रहे हैं। देखिए, बहुत लोगों की यह प्रतिक्रिया रही कि हमने लोजपा रामविलास को शामिल नहीं किया, हमने वीआईपी को शामिल नहीं किया, लेकिन जो लिमिटेशंस थे, हम बहुत ज्यादा विकल्प नहीं दे सकते थे। अब फेसबुक पोल जो हुआ, जो लाइव सिटीज के पेज पर हुआ, करीब 18 लाख लोग फॉलो करते हैं और कुल 1,38,492 मत यहां लोगों ने दी। इनमें से देखिए, शुरुआती जो रुझान थे वह राष्ट्रीय जनता दल आगे चल रहा है, लेकिन जब फाइनल नतीजे आए तो 33% लोगों ने कहा कि हम आरजेडी के सदस्य बनना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 18%, जेडीयू के पक्ष में 6%, जन सुराज के पक्ष में 39%। मतलब यहां भी मुकाबला आरजेडी और जन सुराज के पक्ष में। शुरुआती रुझान में आरजेडी आगे था, लेकिन बाद में पिछड़ गया। 33 आरजेडी के पक्ष में, 39 जन सुराज के पक्ष में और कांग्रेस के पक्ष में 4%। अब देखिए, हम आगे यदि हम यूट्यूब पोल की बात कर ले, यहां भी 1 लाख से अधिक लोगों ने मत दिए। तो यहां राष्ट्रीय जनता दल की बढ़त रही। राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में 43% लोगों ने मत दिया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 13%, जेडीयू के पक्ष में 4%, जन सुराज के पक्ष में 35% और कांग्रेस के पक्ष में 6%। अब यदि यहां हम देखें तो जेडीयू कांग्रेस से भी पिछड़ गया। तो देखिए, यह चिंता की बात जेडीयू के लिए, बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए। और जन सुराज प्रशांत किशोर अभी पार्टी बनी नहीं, 2 अक्टूबर को पार्टी बनेगी। हमने यह भी देखा कि जो 2 मुख्य प्रतिद्वंदी थे, उनके ट्रोलर्स भी लग गए। जो डिजिटल आर्मी है, साइबर आर्मी है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि जो इकोसिस्टम है डिजिटल मीडिया का, उसमें ये लोग कितनी तेजी से आगे बढ़े, कौन पीछे छूटा। और इतने अकाउंट्स तो कम से कम इनके पास थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि 15,000 के करीब ऐसे अकाउंट्स दिखाई पड़े जो आरजेडी के और जनसुराज के पंचायत स्तर पर बने हुए हैं, क्योंकि फेसबुक पर कौन पोल किया, किसके पक्ष में किया, वह दिखाई पड़ता है। यूट्यूब पर यह दिखाई नहीं पड़ता और एक हैंडल पर दिखाई नहीं पड़ता।
लेकिन यदि 2.25 लाख लोगों के मत को हम देखें तो बीजेपी, जेडीयू दोनों मिलकर भी आरजेडी के मुकाबले में और जनसुराज के मुकाबले में खड़ी नहीं हो पाई। तो सवाल तो यह पैदा होता है ना कि बिहार में ये दो बड़ी पार्टियां, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, जनसुराज का भी उदय होना है, लेकिन बीजेपी से क्या मोहभंग, और नीतीश कुमार जो सुशासन के प्रति जिनके चेहरे पर वोट होता है, वह और उनकी पार्टी इतनी पीछे क्यों चली गई भाई? क्यों लोग जेडीयू के सदस्य नहीं बनना चाह रहे हैं? क्यों कांग्रेस का नहीं बनना चाह रहे हैं? तो ये बड़ा सवाल है और इससे बिहार का एक मूड दिखता है। अजीत जी, आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, इसमें 2-3 निष्कर्ष हम लोग पहले बता दें, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। जो आपका पोल है, हम उसको लगातार फॉलो कर रहे थे। जब आपने पोल डाला और उस पर आपने सवाल लिखे कि आप किस पार्टी के सदस्य बनना चाहेंगे, तो हमने उस समय से देखना शुरू किया जो उसमें प्रोग्रेस हो रहा था, जिस तरह से लोग पोल कर रहे थे। 2-3 निष्कर्ष हम लोग पहले बता देते हैं, जिस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। पहला निष्कर्ष तो ये है कि प्रशांत किशोर ने अपने जनसुराज को लेकर के जो नैरेटिव क्रिएट किया है बिहार में, वो नैरेटिव कहीं ना कहीं अब वर्क करने लगा है, काम करना शुरू कर चुका है। उन्होंने क्या नैरेटिव गढ़ा है? जिस दिन से वो पैदल चल रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, उस दिन से उन्होंने उनके हमले का मुख्य निशाना तेजस्वी यादव है, उनके हमले का मुख्य निशाना आरजेडी है। वो जेडीयू पर कम हमला कर रहे हैं, जबकि जेडीयू की सरकार है लगातार 20 साल से। वो जेडीयू के शासन की गड़बड़ियां बता रहे हैं, पलायन के बारे में और विकास के बारे में, लेकिन नेता के तौर पर मुख्य हमला तेजस्वी यादव पर है। नेता के तौर पर वो नीतीश कुमार को कम हमला कर रहे हैं, नीतीश बल्कि बहुत ही कम, नगण्य। उनके शासन को, उनकी नीतियों को, उनके कामकाज को जरूर मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन जब लीडरशिप की बात आएगी तो वहां नीतीश कुमार को वो अटैक नहीं कर रहे हैं या बहुत कम कर रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। देखिए, उनको पता है कि नीतीश कुमार के साथ लीडरशिप के झगड़े में नहीं जाना है, लीडरशिप के मुकाबले में नहीं जाना है, क्योंकि कंट्रास्ट नहीं बनेगा। जिस तरह से जो चेहरा है प्रशांत किशोर का, उसी से मिलता जुलता चेहरा नीतीश कुमार का भी है। पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, विनम्र हैं, ये तमाम चीजें, अनुभवी हैं। तेजस्वी यादव को अटैक करना है, और वो अटैक करना उनका इस पोल में, जो लाइव इंडिया का, लाइव सिटीज का जो पूरा पोल है, इस पूरे पोल में आपके फेसबुक पर भी, आपके पर्सनल एक्स हैंडल पर भी और यूट्यूब पर भी ये बहुत साफ साफ दिखा है कि जब मुकाबले की बात आई, आरजेडी आ गई मुकाबले में और जनसुराज आ गया मुकाबले में, तो इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला हुआ। पहला निष्कर्ष तो हमारा ये है कि जो नैरेटिव गढ़ा उन्होंने, प्रशांत किशोर ने, उस नैरेटिव को सफल बनाने में उनको काफी हद तक कामयाबी मिल गई है। लोग मानने लगे हैं कि अगर मुकाबला होता है प्रशांत किशोर का, तो वो मुकाबला आरजेडी के साथ हो सकता है। एक पहला निष्कर्ष तो ये। दूसरा निष्कर्ष ये है कि जो आरजेडी की साइबर टीम है, जो उन्होंने बना रखा है, जिसको लेकर के कई बार आलोचना होती है, उनकी पार्टी के अंदर से भी आलोचना होती है कि ऐसे लोग बिठा रखे हैं जिन लोगों का कोई जनाधार नहीं है। वो लोग साइबर स्पेस में, जो वर्ल्ड वाइड वेब का स्पेस है, उस स्पेस में ज्यादा सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं बनिस्बत बीजेपी और जेडीयू। प्रशांत किशोर की पार्टी तो बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजी पर आधारित पार्टी है। वो नई टेक्नोलॉजी का जितना इस्तेमाल प्रशांत किशोर कर रहे हैं, शुरू से जिन दूसरी पार्टियों के जिन नेताओं के लिए उन्होंने कैंपेन किया, उसमें भी उन्होंने बड़ा इफेक्टिव यूज किया न्यू टेक्नोलॉजी का। तो वो तो कर ही रहे हैं, वो तो इफेक्टिव यूज कर ही रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजी का। लेकिन आरजेडी ने बाकी दूसरी पार्टियों के मुकाबले बेटर अडॉप्ट किया है। तभी आपने जो कहा कि पेजेस बने हैं, और वो जो अलग अलग 15,000 पेजेस बने हैं, तो ये तो अपने आप में एक बड़ी चीज है। तो वो जो आर्मी है, जो साइबर आर्मी है, जो साइबर सोल्जर्स हैं, उस मामले में भी आरजेडी की टीम बेटर कर रही है, जो बैकरूम टीम है वो बेटर कर रही है। दूसरा निष्कर्ष ये है। तीसरा निष्कर्ष ये है कि नई चीज आजमाने के लिए बिहार तैयार हो रहा है। अपनी तरफ से बिहार के लोग नई चीज आजमाने के लिए तैयार हो रहे हैं। नीतीश कुमार को देखिए, बहुत आजमाया हुआ है लोगों ने। 20 साल से नीतीश कुमार को लोग पसंद कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, चुनाव जिता रहे हैं। उनके खिलाफ नाराजगी नहीं भी हो तो एक थकान है, ऊब है, वोटर फटीग जिसको हम लोग बोलते हैं, वो है। तो वो एक है। और तेजस्वी यादव को अभी लोगों ने आजमाया नहीं है इंडिपेंडेंटली। 17 महीने का राज उनका रहा है, एक बार दूसरी बार फिर 17 महीने का। लेकिन वो नीतीश कुमार की शैडो में काम कर रहे हैं, और उस बीच की उनकी जो उपलब्धियां हैं, उसमें रोजगार एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर उन्होंने पेश किया है कि हमारे आने से रोजगार मिला। तो फिर भी उनको आजमाया नहीं गया इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन के तौर पर।
और प्रशांत किशोर को भी नहीं आजमाया गया है। प्रशांत किशोर तो अभी आ ही रहे, अभी उनकी पार्टी बनी भी नहीं है। लेकिन ये जो निष्कर्ष है कि तमाम तीनों प्लेटफॉर्म पर जो लाइव सिटीज का यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है और आपका पर्सनल ट्विटर स्पेस है, एक्स स्पेस है, उन तीनों पर जो वोट बटा है ऑलमोस्ट 80% वोट इन दो पार्टियों के बीच में बटा है, ऑलमोस्ट सब जगह। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये इसका मतलब है, और ये दोनों आजमाए नहीं गए हैं, नए नए मतलब तेजस्वी यादव नहीं आजमाए गए हैं। हम्म, आरजेडी तो आजमाई गई थी, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं आजमाए गए हैं, और जनसुराज को आजमाना है लोगों को। तो ये इसके लिए बिहार तैयार हो रहा है। देखिए, ये बीजेपी की और जेडीयू पूरे एनडीए के लिए बड़ी चिंता की बात है। कांग्रेस के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जी। कांग्रेस तो हमेशा आरजेडी के शैडो में वहां काम कर रही है। तो जो आरजेडी का कहीं हम्म, 33% या कहीं 43% जो वोट आया है आरजेडी को, उसमें 4% या 6% कांग्रेस का जोड़ लीजिए तो बेहतर ही हो रहा है। वो बेहतर ही हो रहा है, उतना ही स्पेस तो है, 6-8% से ज्यादा, 10% से ज्यादा स्पेस तो है नहीं कांग्रेस के पास जी। वहां की पॉलिटिक्स में। तो उतना हम्म, वोट उनको आ रहा है। हालांकि ये मेरा मानना है कि ये वोट भी कांग्रेस के अपने इकोसिस्टम की वजह से नहीं आ रहा है, ये आरजेडी के इकोसिस्टम की वजह से आ रहा है। बिल्कुल। आरजेडी की जो साइबर आर्मी है, उसका जो हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसने जो इकोसिस्टम डेवलप किया है, उसकी वजह से आ रहा है कांग्रेस को, अपनी वजह से नहीं आ रहा है। तो आरजेडी कांग्रेस का स्पेस बढ़िया हो गया आपके सोशल मीडिया में, उसकी वजह से जो तीसरे निष्कर्ष पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, तीसरा निष्कर्ष ये है कि लोग नई हम्म, चीज आजमाने की तैयारी में है, लोग उसके लिए मन बना रहे हैं। और ये बीजेपी जेडीयू के लिए बड़ी चिंता की बात है। चिंता इसलिए क्योंकि बिल्कुल। नीतीश कुमार की सरकार को 20 साल हो रहा है, नीतीश कुमार की पार्टी की जेडीयू की सरकार को, और 10 साल हो गए लगातार डबल इंजन की सरकार को, लगभग उसमें बीच में 3-3.5 साल का कार्यकाल निकाल दें तो लगभग 10 साल, 7 साल तो कम से कम हो ही गया डबल इंजन की सरकार। तो बीजेपी से कहीं ना कहीं, बीजेपी से भी कहीं ना कहीं मोह भंग है, और जेडीयू से भी मोह भंग है। इसके लिए, इसलिए उनका सदस्य बनने के बदले लोग नया विकल्प तलाश करना चाह रहे हैं, तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी का और प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जनसुराज का। ये एक बड़ा भारी ट्रेंड आपने बिल्कुल। इंडिकेट किया है। चुनाव की घोषणा भी काफी दिन बाद है, अभी अगर समय पर हो तो 1 साल चुनाव का है, 1 साल से ज्यादा। लेकिन उसके पहले एक बड़ा ट्रेंड आपने इंडिकेट किया है, लाइव सिटीज के सारे प्लेटफॉर्म से एक बड़ा ट्रेंड इंडिकेट हो रहा है। और ये ट्रेंड बीजेपी जेडीयू के लिए, पूरे एनडीए के लिए खतरे की घंटी है, अगर उन लोगों ने अभी नहीं समझा इसको और अभी से इस चीज को ठीक करना नहीं शुरू किया, खासतौर से बीजेपी के लिए। जेडीयू को तो देखिए, हम मानते हैं हमेशा ओल्ड फैशन पॉलिटिक्स है, आप बार बार हम्म, कहते हैं, आपको बहुत क्लोज लोगों ने बताया है जो नीतीश कुमार के क्लोज रहे हैं, कि वो सुबह अखबार खोल के बैठ जाते हैं, उसके आगे वो बढ़ते ही नहीं है। अखबार के बिल्कुल। उस तरह की पार्टी है, अखबार में छप गई खबर उसके हिसाब से प्रतिक्रिया देनी है, तो बड़ा पुरानी तरह से थकी हुई पार्टी है वो। बीजेपी बल्कि मिस्ड कॉल से सदस्य बनाना सबसे पहले बीजेपी ने शुरू किया, और आज पूरे देश में उसने 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। 10 करोड़ सदस्य बनाने 51 दिन में, 2 सितंबर से अभियान शुरू हुआ है उसका। तो 2 सितंबर से आज 23 सितंबर, 21 दिन बीत चुके हैं, 30 दिन और है। इसमें पूरे देश में उसको 10 करोड़ सदस्य बनाना है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है वो। इसके बावजूद उसके सदस्य अगर नहीं बनना चाह रहे हैं लोग, और देखिए आपका ट्रेंड जो है, लाइव सिटीज का जो ट्रेंड है, वही जेन्युइन ट्रेंड देखिए आप बीजेपी के सदस्यता अभियान की दुर्दशा है। बीजेपी बिहार में कहां सदस्य बना पा रही है ज्यादा। गुजरात जैसा राज्य जो 6 करोड़ बिल्कुल। और आपको बताएं अजीत जी, आप तो रांची में हैं, मैं कल दिल्ली में आईएमसी के अवार्ड सिरोमनी में गया था, और वहां तमाम जो मीडिया इंडस्ट्री के बड़े लोग हैं मौजूद थे, और वे भी लाइव सिटीज के पोल को ट्रैक कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, देखिए, दो बातें स्पष्ट हैं कि, और इसे सोचना चाहिए एनडीए को, कि नीतीश कुमार को लेकर नाउम्मीदी बढ़ी है, और बीजेपी ने नया नेतृत्व सामने नहीं लाकर मौका गवाया कि भाई नीतीश कुमार नवीन पटनायक की तरह आगे बढ़ रहे हैं, तो नाउम्मीदी। और भाई बीजेपी से क्यों जुड़े? कौन सा, जो आप बार बार कहते हैं कि जनता हो या ब्यूरोक्रेसी हो, वो पॉलिटिकल मास्टर्स की तलाश करती है। तो आप किस नेतृत्व को हर बार आप प्रयोग ही करते रहते हैं, किसी एक निश्चित बिंदु पर नहीं पहुंचते हैं कि हाँ हमारा, जैसे जेडीयू में तय कि नीतीश कुमार, आरजेडी में तय कि तेजस्वी यादव, जनसुराज में तय कि प्रशांत किशोर, लेकिन बीजेपी में तय यह कोई नहीं जानता है। तो नाउम्मीदी और नया नेतृत्व का संकट, यह है बड़ा बिल्कुल संकट है। बीजेपी जेडीयू के लिए। इसलिए हमारा फोकस उन पर था कि एनडीए के लिए एक बड़ा ये इंडिकेशन है खतरे का, क्योंकि नीतीश कुमार तो अब चूक रहे हैं, ये बात तो सबको समझ में आ रही है। जो नया विकल्प क्यों देख रहा है, जो हमने पहला निष्कर्ष, जो मेरा तीसरा निष्कर्ष ये था कि नया विकल्प क्यों देख रहा है आदमी, क्योंकि पुराना जो विकल्प है वो हो गया, उसका लोग समय मान रहे हैं कि सब कि चला गया, वो समय जा रहा है।
तो उसकी जगह नया विकल्प देखो। उस नए विकल्प में बीजेपी एक नया विकल्प दे सकती थी, जैसे अभी सम्राट चौधरी का चेहरा आगे किया हुआ है, लेकिन वो भी इतना हाफ हार्टेडली है, खुल के नेता नहीं बोल रहे हैं कि हमारे यही नेता है। जिस तरह से कई राज्यों में बोला जाता है, नहीं बोल बिल्कुल। रहे हैं खुल के नेता कि भाई हम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और तो लोग कैसे भरोसा करेगा? पिछली बार तो आपने रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद का चेहरा आगे कर दिया था। उसके पहले आपने नित्यानंद राय का भी चेहरा आगे कर दिया था। बहुत दिन तक उनको माना जाता रहा कि वही नेता है यहाँ। तो लीडरशिप आप बनानी है, अगर किसी एक नेता की लीडरशिप बनानी है तो उसके पीछे पूरी ताकत लगानी होगी, और जो शीर्ष नेतृत्व है उसको कहना होगा, वो नहीं है। इसकी वजह से कंफ्यूजन है। और ओवरऑल राष्ट्रीय स्तर पर भी जो कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अभी सदस्यता अभियान चल रहा है, तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, इसका जी, मतलब वहां भी दिख रही है। क्या देखिए, आपने सदस्यता बिल्कुल। अभियान का एक पुल चलाया, 3.25 लाख लोग शामिल हुए। सदस्यता अभियान को लेकर के खबर आई है कि भारतीय जनता पार्टी जोर जबरदस्ती सदस्य बना रही है। लोगों को फर्जी तरीके से हुँ, सदस्य बनाया जा रहा है। अभी गुजरात की एक खबर थी कि एक महिला इंजेक्शन लगवाने गई, टीका लगवाने गई। इंजेक्शन लगवाने के लिए उसको फोन नंबर लिया गया और कहा गया कि एक ओटीपी आएगा, आप ओटीपी बताइए। उसने ओटीपी बताया तो उसके फोन पर मैसेज आ गया कि आप भाजपा की सदस्य बन गई। तो वो और उसके हस्बैंड ने इस बात पर आपत्ति की कि ऐसे कैसे बिल्कुल। सदस्य बन गए, लेकिन सदस्य बना दिया गया। ऐसे खबर है कि हुँ, 100 सदस्य बनाइए तो 500 रुपए दिए जाएंगे। ये गुजरात की बात बता रहा है, जहां 25 साल से भाजपा सरकार में है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कार्यक्षेत्र है। तो सदस्यता अभियान ओवरऑल भी बीजेपी का बहुत स्लो चल रहा है, अपेक्षाकृत। जैसा पिछले 6 साल पहले का जो था, उसके मुकाबले बहुत स्लो है, सदस्य नहीं बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता का मोह भंग है, या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी वर्क कर रही है, लोग सदस्य बनना नहीं चाह रहे हैं। ये ट्रेंड हमें ध्यान एक दीजिए। और चीज़ दिखाई पड़ी, देखिए अजय जी। हाँ, एक और चीज़ दिखाई पड़ी, हमने कहा कि फेसबुक में वे लोग पहचाने जा रहे थे, जो लोग वोट कर रहे थे कि कौन किसके पक्ष में। तो देखिए कास्ट ट्रेंड भी दिखाई पड़ा। निश्चित तौर पर जो माई वोटर्स हैं, वह आरजेडी के साथ अधिक संख्या में दिखाई पड़े। लेकिन जनसुराज को मिले मत में सवर्ण अधिक दिखाई पड़े। बीजेपी तो ऐसे ही पिछड़ गई। क्यों सवर्ण छिटक रहे हैं? और मुसलमानों ने भी भरपूर वोट किया है। इसका मतलब मुसलमानों का डिवीजन दिखा, और बिजनेस क्लास और पढ़े लिखे लोग जो पहचाने जा रहे थे, वे जनसुराज को वोट कर रहे थे कि हम इनका सदस्य बनना चाहते हैं। ये तो ट्रेंड जो है ना, यह तीनों के लिए सोचने की बात है कि यह डिवीजन कैसे हो रहा है। देखिए, अब इसमें आपने 3 वर्ग बताए, जिसमें हम सबसे तीसरे वर्ग से शुरू जी। करते हैं, क्रीमी लेयर से। तो वो जो क्रीमी लेयर है, हम्म, जो बिजनेस क्लास है और पढ़े लिखे लोग हैं, उसका रुझान जनसुराज की तरफ है। बड़ा स्वाभाविक है। उसमें स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि सब आदमी उबे हुए हैं मौजूदा व्यवस्था से भी और इससे पहले की व्यवस्था से भी। उन्होंने उसमें उसमें एज के हिसाब से प्रोफाइलिंग नहीं होगी, चूंकि उसका आंकड़ा नहीं होगा वहां। नहीं तो आप देखेंगे उसमें ज्यादातर लोग 40 साल 50 साल से ऊपर के होंगे, जिन लोगों ने 90 के दशक से बिहार को देख रहे हैं। जो वो 40 साल वाले लोग भी हो सकते हैं, 45 साल हम्म, के भी हो सकते हैं, और 35 साल के भी होंगे जो जिन्होंने कहानियां सुनी सुनी है। वो बिल्कुल। वो जो वो उबे हुए हैं दोनों से, उनको प्रशांत किशोर में एक मसीहा दिख रहा है। जो ट्रेंड हमने 2011-12 में दिल्ली में देखना शुरू किया था, जब पहली बार 2011 के अप्रैल में अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर अपनी रैली की थी। तो उस समय से जो ट्रेंड दिखना शुरू हुआ, सिविल सोसाइटी का, जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे, जो क्रीमी लेयर था, जो बिजनेस क्लास था, उसको लगा कि एक नया प्रयोग होना चाहिए। वहां भी 15 साल की सत्ता हो गई थी कांग्रेस की, और वो कांग्रेस पार्टी बीजेपी से नहीं हार रही थी। बिल्कुल। तो वहां लोगों ने चुन लिया एक नया विकल्प। तो ये जो क्रीमी लेयर है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो बिजनेस क्लास है, उसकी पहली पसंद हो गए। ये वर्ग जो है, ये मोमेंटम क्रिएट करता है। ये वर्ग जो है, वो तूफान उठाता है। जो वर्लपुल कहते हैं, वो तूफान उठाने वाला ये वर्ग होता है। ये नैरेटिव क्रिएट करता है। तो जब आप नैरेटिव कंट्रोल करने वाला जो वर्ग है, वो आपके साथ जुड़ रहा है, ये बड़ा एडवांटेज प्रशांत किशोर के लिए है। जो फिर अब पहला वर्ग है, जो हम्म, सवर्ण जातियां हैं, वो भी मैं सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली कास्ट है पॉलिटिकल स्फीयर को। वो भी आएगी। वो पहले से हम लोग डिस्कस जी। करते रहे हैं कि वो आएगा प्रशांत किशोर के साथ, क्योंकि ये एकमात्र बिल्कुल। पार्टी है जहां हम्म, लीडरशिप फॉरवर्ड दिख रही है। बाकी पार्टियों में हम्म, लीडर्स फॉरवर्ड हैं, लेकिन लीडरशिप फॉरवर्ड नहीं है। तो मेन तो क्या मैटर करता है? लीडरशिप बिल्कुल। मैटर करता है ना। लीडरशिप मैटर करता है। मालिक, किसी कंपनी का हम्म, मालिक जो है, वो मैटर करता है। उसका चपरासी या उसका कर्मचारी या उसका मैनेजर किस जाति का है, ये बहुत मैटर नहीं करता है। तो यहाँ जब आप लीडरशिप देखेंगे बिल्कुल। आरजेडी की, जेडीयू की, बीजेपी की, तो वो लीडरशिप अगड़ी जाति की नहीं है, लीडरशिप पिछड़ी जाति की। जनसुराज में हम्म, लीडरशिप अगड़ी जाति की है, तो जनसुराज की तरफ अगड़ी जातियों का रुझान बहुत स्वाभाविक है।
और तब आइए बीच वाला जो आपका वर्ग है, मुस्लिम वर्ग, जिसका आपने जिक्र किया कि मोटे तौर पर आरजेडी के साथ रहा मुस्लिम एमओआई, लेकिन बड़ी संख्या में मुस्लिम गए प्रशांत किशोर के साथ। तो वो इसलिए तो हम लोगों का एकदम देखिए, जैसे हम लोग कई 1 महीने 1.5 महीने से जो चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा में ये बात हम लोग बार बार कहते रहे कि अगर फॉरवर्ड आएगा तो मुसलमान भी आएगा प्रशांत किशोर के साथ। तो उनकी पहली चुनौती है कि फॉरवर्ड वोट ले आए, अपनी एक पूंजी दिखाए कि हमारे पास वोट की ये पूंजी है, तभी उनके साथ दूसरा वर्ग, मुसलमान का वर्ग जुड़ेगा। तो इस पोल में भी जहां आप कह रहे हैं कि दिखाई दे रहा था, वहां जब दिखा होगा उनको कि हाँ फॉरवर्ड सपोर्ट कर रहे हैं, प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं, तो मुस्लिम आया है। ये ट्रेंड रहेगा आगे, जब तक चुनाव आएगा तब तक ये ट्रेंड रहेगा। अगर फॉरवर्ड वोट, भूमिहार ब्राह्मण का वोट जाता है प्रशांत किशोर के साथ, तो उनके साथ मुसलमान भी जुड़ेगा। और यही दोनों के लिए चिंता की बात है। आरजेडी के लिए इसलिए क्योंकि मुसलमान छोड़ सकता है, वो भरोसा नहीं कर रहा है। इसका मैसेज ये है कि वो भी विकल्प खोज रहा है, वो भी बंधुआ अब अपने को नहीं मान रहा है। और यहाँ भी प्रशांत किशोर का जो नेतृत्व है, नहीं, वो तो आपने देखा ना, आपने पूर्णिया के चुनाव में देखा, आपने रुपौली के उपचुनाव में देखा, आपने सिवान में देखा, ये तो बात साफ हुई ना। वो एकदम लोग, इसका मतलब छटपटाहट है, उनको भी बेचैनी है, उनको भी लग रहा है कि हम बंधक बना करके रखा गया है, हमारे लिए काम कोई नहीं होता है, हमारा रिप्रेजेंटेशन भी लगातार कम होता जा रहा है। अभी आपने देखा कि कैसे लोकसभा चुनाव में टिकटें काट दी आरजेडी ने। तो वो है कि हमको जो प्रशांत किशोर का नैरेटिव, यहाँ भी हम कहेंगे कि बड़ी होशियारी से उन्होंने ये नैरेटिव चलाया कि आपने अपने को इस दायरे में बांध लिया कि हमको बीजेपी को हराना है, तो आप अपने आप कमजोर हो गए। यहाँ दो ही विकल्प है, आपको बीजेपी को हराना है तो मजबूरी में आप दूसरी तरफ जाएंगे, और वो दूसरा आपको नहीं पूछेगा तभी आप उसके साथ जाएंगे, आपकी मजबूरी है। तो एक विकल्प का मतलब कि वो विकल्प की चाहत में है, मुसलमान भी छटपटाहट में है, बेचैन है, उनको भी लग रहा है कि अगर कोई अच्छा विकल्प आता है तो हम उसके साथ जा सकते हैं। ये तो इससे साबित हुआ है, और यही प्रशांत किशोर की बड़ी सफलता है। वो ये साबित करना चाह रहे हैं हर वर्ग के लिए। देखिए, वो हर वर्ग को ये बताना चाहते हैं, जो भी बंधुआ वोटर है, जैसे फॉरवर्ड के लिए मान लिया जाता था कि वो बंधुआ वोटर है, वो आरजेडी से डरता है, लालू यादव से डरता है, जंगल राज की का डर दिखा करके उसका वोट लिया जाता है, उसको ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये डर अगर खत्म हो गया कि भाई क्या बात है, लालू यादव ही आ जाएगा तो आ जाए, हम बंधुआ नहीं रहेंगे, तो ये बड़ा भारी चेंज होगा बिहार की पॉलिटिक्स में। इसी तरह से मुसलमान को डराया जाता है कि बीजेपी आ जाएगी, तो बीजेपी अगर उनका डर खत्म हो जाए कि आती है तो आ जाए, लेकिन हम नया विकल्प आजमाएंगे। तो सारा जो ढांचा बना हुआ है, जो संरचना एक बनी हुई है, जो स्ट्रक्चर खड़ा किया, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एक बनाया गया है, बड़ा एक भय दिखा करके ही बनाया गया है, वो पूरा स्ट्रक्चर भरभरा करके गिर जाएगा, टूट जाएगा वो स्ट्रक्चर। और प्रशांत किशोर यही चाहते हैं कि वो स्ट्रक्चर टूटे, कोई जाति किसी की बंधुआ नहीं। और देखिए ना, और देखिए 2 अक्टूबर के पहले अभी तो पार्टी का गठन होना है, जो वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ सदस्यों के साथ। और जो मैं कल कह रहा था कि कल रात को आईएमसी के अवार्ड सेरेमनी में था, समाप्ति के बाद हम लोग बिहार के 5 पत्रकार बैठे हुए, बहस प्रशांत किशोर पर आ गई कि प्रशांत किशोर पैसा कहां से ला रहे हैं इतने, और जो लोग पैसा लगा रहे हैं प्रशांत किशोर के पीछे, वे बाद में लाभ प्राप्त करना चाहेंगे, तो फिर क्या होगा। अब देखिए, 5 पत्रकारों में 4 आपस में ही झगड़ गए। वे, उनका कहना था कि भाई प्रशांत किशोर बिहार से बाहर से पैसा ला रहे हैं, चाहे उन्होंने जिनके लिए काम किया या जिनके साथ उनके संबंध हैं, और यदि वे बाद में लाभ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले तो पूंजी निवेश करना होगा बिहार में। और अभी कौन पूंजी निवेश करने वाला है। तो भाई कोई तो एक वर्ग है जो इस उम्मीद में अब भी है कि बिहार में पूंजी निवेश किया जा सकता है। तो यदि वह वर्ग लाभ पहुंचा रहा है और बाद में बिहार में पूंजी निवेश करता है तो लाभ तो बिहार को ही होगा। ठीक लॉजिक है, एकदम ठीक लॉजिक है। इस लॉजिक में क्या गड़बड़ी है? ये लॉजिक तो ठीक है ना। हम लोग तो हमेशा इस देश के, जब भी कॉर्पोरेट की भी बात हम लोग करते हैं, तो यही कहते हैं कि इस देश का कॉर्पोरेट घूम फिर करके यहीं के आदमी का खून चूस करके उसको पैसा कमाना है। वो थोड़े यहाँ का सबसे बड़ा जो अमीर बिजनेसमैन है, जो एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हो गया, वो बिजनेसमैन भी तो अमेरिका में जाकर के बिजनेस नहीं कर रहा है। आज हमारे यहाँ लोग आईफोन अगर लाइन लगा करके 10-10 घंटे लाइन में लग के अगर खरीद रहे हैं, तो पैसा तो अमेरिका जा रहा है। हम लोग अपने कंप्यूटर में हम iOS यूज करते हैं, अगर एप्पल का यूज कर रहे हैं, हम दूसरा कोई कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर रहे हैं, तो इसका पैसा भी तो अमेरिका जा रहा है। तो हम गूगल यूज कर रहे हैं, या हम फेसबुक यूज कर रहे हैं, हम एक्स का हैंडल यूज कर रहे हैं, तो जो भी पैसा कमाई हो रही है तो अमेरिका जा रहा है। अमेरिका से पैसा कौन ले आ रहा है? हम लोग का कौन सा बिजनेसमैन है जो अमेरिका से या ब्रिटेन से या यूरोप से पैसा ले आ रहा है भारत, वहां बिजनेस करके वहां के लोगों से कमा करके ले आ रहा है? ऐसा तो कोई नहीं है।
तो बिहार में भी जो पार्टियां हैं या जो जी, बिजनेसमैन है वो बिहार से ही कमा करके और बाहर ले गए। कम से कम एक आदमी तो है जो हम्म, बिहार से नहीं कमाया है, बाहर से कमा करके पैसा ले रहा है बिहार में। अगर प्रशांत किशोर जैसा आदमी की इतनी हम्म, चिंता है कि प्रशांत किशोर को कितना पैसा कहां से आ रहा है, भाई पैसा कहीं से आ रहा है, आ तो बिहार में रहा है। अगर टेंट लग रहे हैं और 1000 आदमी का बिल्कुल, खाना बन रहा है और उनका काफिला चल रहा है, वो पद यात्रा कर रहे हैं, तो पैसा तो बिहार के सिस्टम में आ रहा है और बाहर से आ रहा है। तो ये हम्म, तो इस बात से इतनी चिंता है, ये समझती हैं पार्टियां जो अभी उनकी विरोधी पार्टियां हैं, उनको लगता है कि इस ग्राउंड पर हम उनको डिस्क्रेडिट कर देंगे कि पैसा कहां से आ रहा है। अरे पैसा जाली लोग तो नहीं ले आ रहे हैं, हम्म, कहीं से लूट के तो नहीं ले आ रहे हैं, उनका तो कोई इस तरह का बैकग्राउंड नहीं है। और वो कहते हैं खुल के कि हमने इतने लोगों की हम्म, मदद की, इतने लोगों को चुनाव कैंपेन किया है, वो पैसा देते हैं हमको। तो बाहर से कहीं से पैसा ले आ रहे हैं, तो वो पैसा के नाम पर आप डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते हैं उनको। उनके साथ मुकाबला उनके मुद्दे पर आकर के, उनके टर्फ पर आकर के करना होगा। उन्होंने अपना टर्फ सेट कर दिया है कि हमारा टर्फ ये है कि हम इश्यूज पर करेंगे, बिहार के पिछड़ेपन पर करेंगे। उन्होंने कहा है कि जनसुराज का मतलब पलायन से मुक्ति है। तो अब आइए आप अपना फॉर्मूला दीजिए कि पलायन बिल्कुल, से मुक्ति का फॉर्मूला क्या है आरजेडी के पास और जेडीयू के पास। तो हम्म, ये चीजें, दूसरी जो एक निष्कर्ष, पहले हम लोगों ने जो 3 निष्कर्ष डिस्कस किया, उसमें एक चौथा निष्कर्ष अभी बातचीत में हम लोग को हम्म, ये भी निकला कि ये हो सकता है कि इसमें एक बड़ा वर्ग जो वोट करने वाला हो वो बिहार के बाहर बैठा हो, जिसने पलायन किया हो, जिसके मन में एक हम्म, दर्द हो कि अगर कोई पहले से काम किया रहता तो हमको पलायन नहीं करना पड़ता। वो भी वर्ग हो सकता है, वो लोग भी हो सकते हैं जो नौजवान हैं, मोबाइल पर सारी चीजें देखते हैं, अवेयर रहते हैं। वो नौजवानों का वर्ग भी होगा इसमें, जिसकी इच्छा होगी कि वो जनसुराज को मौका मिले बिहार में, ताकि पलायन रुके और रिवर्स पलायन शुरू हो, लोगों के वापस लौटने का जो ट्रेंड है, जो एक समय नीतीश कुमार के शुरुआती कार्यकाल में दिखा था कि रिवर्स पलायन हो रहा है, रिवर्स मतलब माइग्रेशन हो रहा है, लोग वापस लौट रहे हैं बिहार। ये थोड़े दिन का ट्रेंड था, 2010 के आसपास हमने ये ट्रेंड देखा था, लोग आने लगे थे वापस लौट करके बिहार में, फिर वो बंद हो गया। तो वैसा कुछ शुरू हो, तो एक वर्ग ऐसा है जो आकांक्षी वर्ग है, जो एस्पायरेशनल क्लास है, जिसकी उम्मीदें अभी भी हैं, उसको लग रहा है उसने इसमें जरूर वोट किया होगा। यही कारण है कि प्रशांत किशोर 2 पोल में सबसे आगे रहे और तीसरे पोल में भी कम अंतर के साथ आरजेडी से पीछे रहे। 5% का बिल्कुल, अंतर रहा, 43 और 38 का। लेकिन ये 5% का अंतर दूसरी जगह बड़ा अंतर है, फेसबुक पर बड़ा अंतर है। तो जी, वो वहां ये वर्ग होगा हम्म। जो आकांक्षी वर्ग है, जो एस्पायरेशनल क्लास है, जो बाहर चला गया है, यूथ है बेसिकली उसमें, वो भी। नहीं, मैं तो यही उदाहरण आपको दे देता हूं। देखिए, बेंगलोर में मेरे एक मित्र हैं जो बिल्डर हैं, पहले बिहार में ही थे। 3 दिनों पहले उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। उनके परिवार के कई लोग अब भी बिहार में रहते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, पिछले 2 महीनों में हमने 70 घंटे का वीडियो देखा है प्रशांत किशोर का। हाँ? तो ये एक बड़ी बात होती है कि आदमी के पास ठीक बात है कहां भाई, फुर्सत है। इसका मतलब कुछ बात है जो आदमी सुनना चाह रहा है, कुछ उम्मीदें जग लोगों रही में हैं। भूख है, और जिसमें भूख है वो प्रशांत किशोर को सुनना चाह रहे हैं। उनके जहां भी इंटरव्यू होते हैं, आपके भी जो आप इंटरव्यू करते हैं, उस इंटरव्यू को लोग सुनते हैं, सारे लोग सुनते हैं। और पूरा अगर 1 घंटे का इंटरव्यू है तो हम्म, आधे घंटे, 40 मिनट, 50 मिनट लोग सुनते हैं उसका इंटरव्यू की क्या बात वो कह रहे हैं। तो ये जिज्ञासा जो है ना, ये कौतूहल जो है, ये पहली सीढ़ी होती है सफलता की। देखिए 2010-11 के बाद लोगों ने नरेंद्र मोदी को सुनना शुरू कर दिया था देश भर में, और नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा शुरू हो गई थी। लोग समझने लगे थे कि जो हालात है उसमें नरेंद्र मोदी आएंगे तो ठीक कर देंगे। वो उनके बारे में जिज्ञासा हो गई थी, उनके बारे में कौतूहल हो गया था। और अभी भी जो नए स्टेट जहां बीजेपी को लोगों ने नहीं आजमाया है, वहां बीजेपी के लिए अभी बहुत चांसेज है। जैसे पश्चिम बंगाल में, या कई ऐसे स्टेट हैं जहां, बिल्कुल, केरल जैसे स्टेट में जहां बीजेपी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, तेलंगाना में 35%, 36% वोट पर पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी। तो वो नए स्टेट है जहां लोगों ने नहीं आजमाया है। तो जिसको नहीं आजमाया है उसके प्रति क्यूरियोसिटी रहती है, उसके प्रति लोगों की जिज्ञासा रहती है। ऐसी ही जिज्ञासा प्रशांत किशोर को लेकर के बिहार में, और कुछ हद तक वही जिज्ञासा तेजस्वी यादव को लेकर के भी है। एक निश्चित रूप से वर्ग है जिसमें बिल्कुल। एक उम्मीद है तेजस्वी यादव से भी कि नौजवान है, वो आएंगे तो पीछे की चीजों को बदल करके अपना कुछ नया करेंगे। रोजगार की जो बात है, जिस पर उनका फोकस होता है, तो इस बात को समझ के जेडीयू बीजेपी को इस बात को समझ के काम करना है। उन दोनों को बिल्कुल, इस ट्रेंड को समझना होगा, जेडीयू और बीजेपी को, पूरे एनडीए को, और उसके सेंट्रल लीडरशिप को, जो दिल्ली में लीडरशिप है, उसको समझना होगा कि इसको कैसे काउंटर करें, प्रशांत किशोर के फेनोमेनन को और तेजस्वी यादव के फेनोमेनन को कैसे काउंटर करें। ये उन दोनों को अभी समझना होगा। एस्पायरेशनल कास्ट के बीच में किस तरह से अपने को प्लेस करें, जो फॉरवर्ड जातियां हैं, जो वोट कोर वोट है, उसके बीच कैसे प्लेस करें, इसके लिए उनको प्लानिंग करनी होगी। अभी ये आपने बड़ा शुरुआती इंडिकेटर है, लेकिन ये ये बड़ी चीजें इंडिकेट कर रहा है।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए ये इंडिकेट कर रहा है और चुनौती और देखिए नए तरीके की लड़ाई बिहार में दिखने लगी है और जब पोल हुआ पौने 3 लाख लोगों ने मत दिए, तो लड़ाई हो गई जनसुराज और राष्ट्रीय जनता दल में, हैं? तो नीतीश कुमार को भी जागने की ज़रूरत है। देखिए अब हम सुन रहे हैं कि बिहार में डिजिटल पॉलिसी बन रही है। जब योगी आदित्यनाथ ने बना लिया, अरविंद केजरीवाल ने बना लिया और कितने साल काम कर लिए तमाम राज्यों ने, तो अब लेकिन जेडीयू के पास कहाँ साइबर ब्रिगेड है और कहाँ साइबर आर्मी है, ये हमको और आपको पता है और असली लड़ाई कहाँ लड़ी जा रही है। देखिए अब तो दुनिया की लड़ाई लेबनान ने यह दिखा दिया कि हम पेजर से और वॉकी-टॉकी से विस्फोट कर सकते हैं। हम तो उस दिन की कल्पना नहीं कर पाते हैं। देखिए जब पुरुलिया कांड हुआ था तो आज तक पुरुलिया कांड की चर्चा होती है कि पाकिस्तान यदि 5000 मोबाइल भारत के किसी हिस्से में भिजवा दे तो लोग मुफ्त में बतोड़ लेंगे और बाद में क्या होगा ये पता नहीं। ये तो खैर लड़ाई जो हाँ, अभी आप तो जो आज हम लोग जिस जी, स्पेस में हैं, जिस उस जगह पर हैं, देखिए ये पिछला चुनाव जी, अमेरिका के राष्ट्रपति का जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते थे 2020 का 2016 का चुनाव, उस चुनाव में वो चुनाव ट्विटर पर लड़ा गया था। पूरा चुनाव ट्विटर पर लड़ा गया था, सारा चुनाव। बिल्कुल। और तभी कहा गया कि हुँ, तभी कहा जा रहा था कि रूस ने मैनिपुलेट किया, तो रूस ने ऐसे किया वैसे किया। 2016 का चुनाव राष्ट्रपति का ट्विटर पर लड़ा गया था। उसके 8 साल के बाद ये स्थिति है कि इस देश में भारत में और बिहार में भी चुनाव जो है वो डिजिटल स्पेस में लड़ा जाएगा। अब कोई जनता के बीच में उतर के उस तरह से नहीं जाएगा ट्रेडिशनल तरीके से वोट मांगने और प्रचार करने, लोग मिलते नहीं है। अब ट्विटर पर जो आदमी एक्टिव होगा, जो सोशल मीडिया में एक्टिव होगा, जो फेसबुक और यूट्यूब पर एक्टिव होगा, वो कंट्रोल करेगा नैरेटिव को, वो कंट्रोल करेगा माइंड को। तो इसको ये बात नहीं समझते हैं अभी भी, नीतीश कुमार भी नहीं समझते हैं और बिहार बीजेपी के नेता भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। उनको इस पर चर्चा करनी बिल्कुल। होगी, अपने यहाँ मजबूत करना होगा। देखिए बाकी 3-4 निष्कर्ष जो हम लोग डिस्कस किए वहां तो मजबूत करना है। अपने कोर वोट को, जिसका मोह भंग हो रहा है, उसको जो हुँ, एस्पिरेशनल क्लास है उसको आप उसको अपना करने के लिए ट्रेडिशनल पॉलिटिकल उपाय करिए, राजनीतिक उपाय करिए, लेकिन इस तरह से हुँ, धारणा नहीं प्रभावित हो। जो एक आजकल बड़ा टर्म चल रहा है ना, धारणा प्रबंधन का, जो परसेप्शन मैनेजमेंट का बिल्कुल। जो एक चीज है, उस परसेप्शन मैनेजमेंट में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, डिजिटल स्पेस का बहुत बड़ा हाथ है। ये समझना होगा दोनों पार्टियों को, मतलब समूचे एनडीए को, बिहार। चलिए तो समझना होगा और देखिए बिहार में नए तरीके की लड़ाई छिड़ गई है और इस लड़ाई के बारे में आपको हम बताते रहेंगे। 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी भी बन जाएगी। नीतीश कुमार को भी जागना होगा। तेजस्वी यादव जब विदेश से लौटेंगे तो वे भी कुछ प्लान करेंगे। तो आगे क्या ये हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर जो है फॉलो कीजिए। धन्यवाद।